सो व्हाट्सअप लवली स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन ही पढ़ाया था, फिर हमने बाद में ग्राफ्स पढ़ने स्टडी करे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ्स ही है। एक्चुअली ग्राफ्स का टॉपिक थोड़ा लंबा जाता है और पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं 1 मार्क के या 2 मार्क के, और कुछ अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पिछला वीडियो जहां मैंने एंड किया था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जैसे डिस्टेंस को हमने क्या लिखा था, एस टी कर्व याद होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, एस बार टी कर्व। आपको याद ही होगा डिस्प्लेसमेंट को हम एस बार से डिनोट करते हैं। तो कर्व्स काफी सिमिलर, एक्चुअली बिल्कुल ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस जो आता है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो जो पहला कर्व हमारा बन रहा था इसमें, वो यही बन रहा था। अगर इस एक्सिस पे हमारा एस बार है और इस एक्सिस ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताया था कि अगर डिस्टेंस टाइम कर्व यानी कि एस टी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन वी कैन से व्हाट वी कैन से इज द बॉडी इज एट रेस्ट। सिमिलरली यहां पर होगा, if displacement time curve, or we can say s bar t curve, is a straight line parallel to time axis, then we can say that body is at rest। ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। सेकंड कर्व पे आते हैं फटाफट से। सेकंड कर्व डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, ये था। अच्छा, इसकी क्या कथा सुनाई थी हमने, इसकी हमने कथा ये सुनाई थी कि अगर एस टी कर्व यहाँ पे डिस्टेंस टाइम कर्व अगर एक स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इफ एस बाय टी कर्व या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, then the body is said to be in uniform velocity। अच्छा, अब थर्ड पर क्या आएगा, अगर आपको एस टी कर्व याद होगा, थर्ड कर्व था ये अपवर्ड पैराबोलिक कर्व। डिस्टेंस टाइम में क्या बोला था मैंने, if the st curve is upward parabolic curve, then what we can say is the body is moving with uniform acceleration। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेम बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या बोलेंगे, if displacement time curve और s by t curve आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मैंने एस टी कर्व में बोला, सेम वही कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही है ये बॉडी। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है ग्राफ्स का और पढ़ाना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है। ये डाउनवर्ड पैराबोलिक और रिटार्डेशन कर्व थे ये। जब हमने डिस्टेंस टाइम कर्व पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि अगर इनवर्ड पैराबोलिक है, डाउनवर्ड पैराबोलिक है, तो यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में बॉडी ऑपरेट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर, जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको। हाँ, अब यहां पे हमने क्या बोला था कि एस टी कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बिकॉज डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। यानी कि जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था वहां मैंने ये बोला था कि अगर एस टी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस जो है वो कम नहीं हो सकता, ये मैंने बोला था। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये कर्व जो है 100% लॉजिकल है। क्यों है, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है एक मूविंग बॉडी की वो कम हो सकती है। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ये यहां से इंसान गया, यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ठीक है, लेकिन यहां से मान लो इस पॉइंट तक वापस आ गया, तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो रह गई सिर्फ इतनी सी। सपोज ये पॉइंट है AC, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो रह गई आपकी AC,
लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या कवर हुआ, ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे जो एस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, लेकिन जो एस बार है यहाँ पे वो हो जाएगा ओनली ए सी। तो टाइम दोनों में सेम है, यानी कि टाइम तो इंक्रीज हुआ था, लेकिन एसटी कर्व में डिस्टेंस भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी, कम नहीं हो रही थी, इसलिए ये कर्व जो था वो इलॉजिकल था। लेकिन सेकंड केस में जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है वहां पे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये कर्व 100% लॉजिकल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कर्व पे। जो है कुछ ऐसा। अब ये कर्व जो था वो एसटी कर्व जब हमने पढ़े थे वहां पे इस कर्व को मैंने कहा था ये इलॉजिकल कर्व है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। पिछली वीडियो में मैंने यहीं पर ये टॉपिक खत्म किया था, जब मैंने एसटी कर्व ये ड्रॉ किया था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ये कर्व जो है बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन इस केस में जहां डिस्प्लेसमेंट आ गई वहां पे ये कर्व लॉजिकल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बेस पे होती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। एट द स्टार्ट ऑफ इनिशियल टाइम जो होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के केस में ये कर्व जो है बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वीटी कर्व। तो वीटी कर्व क्या होगा, वीटी कर्व होगा स्पीड टाइम कर्व। ध्यान दीजिएगा ये वी बार नहीं है, आप लोग ये ना समझें कि ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये स्पीड टाइम कर्व है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ वी है। अब स्पीड टाइम कर्व में पहला कर्व क्या आता है, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब इसमें आपको क्या पता लग रहा है, पता इसमें हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सपोज इसकी स्पीड यहां पे एक बॉडी की 40 किलोमीटर पर आवर थी, ये किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड जो भी आपको इमेजिन करना हो, T1 पे भी सेम, T2 पे भी सेम, T3 पे भी सेम, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, बट वेलोसिटी इज सेम। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर वीटी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम इसमें यहां से थोड़ा सा एक चीज कर दें, वो है ये और ये पॉइंट ज्वाइन कर दें, देन दिस, ये जो आपका एरिया बन रहा है ये एरिया क्या होगा, हम इसको दे देते हैं, ये तो O पॉइंट होता है, इसको हमने दे दिया सपोज A पॉइंट, इसको हमने दे दिया B पॉइंट, इसको हमने दे दिया C पॉइंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बना OABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यहां पे, AB इंटू BC। अब AB की क्या दर्शा रहा है यहां पे, स्पीड, और ये क्या दर्शा रहा है यहां पे, ये स्पीड है, ये टाइम है, सॉरी, BC यहां पे टाइम आपका स्पीड हो गया, तो ये हो गया आपका टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, S इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, सॉरी वो मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से। टाइम इंटू स्पीड है, एक एक्सिस पे टाइम है, एक एक्सिस पे स्पीड है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो एरिया अंडर द कर्व हमें देगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग बॉडी। ये हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व। तो तीसरा जो इसमें दूसरा जो कर्व आता है वो आता है कुछ इस तरह का। तो जो इसमें सेकंड कर्व आता है, सेकंड बोले या थर्ड बोले, इसमें जो कर्व आता है वो इस तरह का आता है।
एक्चुअली कर्व जो है वो सारे सेम रहेंगे, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस जो है वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे कि हम अलग अलग कर्व्स के बारे में। अगर हम यहाँ पे लिखें वेलोसिटी स्पीड और इस एक्सिस पे हम रखें टाइम, और कर्व कुछ अगर ऐसा हो आपका, अगर कर्व कुछ ऐसा है, लीनियर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, अगर स्पीड टाइम कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, अब बात ये आती है निकल के कि इस कर्व का स्लोप, अगर आपको याद होगा हमने डिस्टेंस टाइम कर्व में स्लोप निकाला था tan थीटा लगा के, हम सिमिलरली यहां पे वही अप्रोच लेंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये एंगल थीटा होगा, ये पॉइंट हमारा हो गया O, ये पॉइंट हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा A, हमने इसको यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली ये किया, ये B, ये C, ये D, और ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो थीटा होगा, आप लोगों को पता होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप कुछ इस तरह होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन क्या होगा BD। ठीक है, सपोज करिए कि एक पॉइंट पे जो इसका फाइनल पॉइंट है वहां पे इसकी वेलोसिटी है v2, तो यानी कि यहां से यहां तक आया ये, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, और जब इस पॉइंट से ये b तक गया था तो इसकी वेलोसिटी थी v1, इसकी वेलोसिटी क्या थी v1। सिमिलरली फाइनल तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगा था t2, ठीक है, और यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको टाइम लगा था t1। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या होगी यहां पे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले ग्राफ में सॉल्व किया था, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ठीक है, अपॉन BD की वैल्यू यहां पर क्या होगी, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 क्या होता है डेल्टा v, अपॉन t2 माइनस t1 क्या होता है डेल्टा t, और हम इसको क्या लिख सकते हैं dv बाय dt। तो ये क्या हो, ये किस चीज का एक्सप्रेशन आया, एक्सेलरेशन का। तो हम यहां क्या कह रहे हैं, अभी हमने आपको क्या बताया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व करा था, एक्सप्रेशन भी यहां पे एक्सेलरेशन का आ गया। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब हम आते हैं तीसरे कर्व पे। वो कुछ इस तरह है, सिमिलर, if the velocity time curve is a inclined linear is an inclined linear straight line with negative slope, then the body is said to be moving with uniform retardation। जैसे कि पिछले कर्व, इससे पिछले कर्व में हमने इस तरह का कर्व बनाया था, यहाँ पे हमने कहा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। सिमिलरली अगर आप इस कर्व पे देखें तो स्पीड जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। तो जब स्पीड डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी जो है रिटार्ड कर रही है, या फिर हम बोलेंगे कि बॉडी रिटार्डेशन में है। और क्योंकि यहाँ पे कर्व जो है बिल्कुल लीनियर है और स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अब फोर्थ कर्व जो आता है वो कुछ इस तरह का होगा, सेम होगा। अब if the speed time curve or VT curve is neither a linear or straight line nor an upward or downward parabolic, then what we can say is
इट इज नाइदर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सेम जो मैंने आपको उसमें बताया था पिछले कर्व्स में कि डिस्टेंस टाइम कर्व में मैंने क्या कहा था कि ना तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ना तो सेम यहाँ पर होगा, ना तो यूनिफॉर्म स्पीड से है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है, क्योंकि इसकी स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये कर्व भी यहाँ पर यही होगा। अब स्पीड कर्व में जो लास्ट कर्व आता है निकल के वो कुछ इस तरह का आता है, ये वाला। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि स्पीड जो है वो इनिशियल टाइम पे नेगेटिव है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कर्व है वो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में, क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता और वो नेगेटिव नहीं हो सकती टाइम के साथ साथ। इसलिए ये कर्व जो है स्पीड टाइम कर्व में कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, ये इलॉजिकल कर्व है। अब बात आती है वेलोसिटी टाइम कर्व की। हम फटाफट से स्टडी करेंगे। सेम है। अब वेलोसिटी टाइम कर्व अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम यहां पे बार लगा देंगे, यहां पे हम बार लगा देंगे। पहला कर्व स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जैसा कि स्पीड टाइम कर्व में था कि अगर स्ट्रेट लाइन है ये कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। पहला कर्व आपका ये खल्लास हुआ। दूसरा कर्व, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व एक लीनियर लाइन है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, देन वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी गया। तीसरा कर्व हमने स्पीड टाइम में क्या पढ़ा था, नाइदर लीनियर नॉट पैराबोलिक। अगर सिमिलरली वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो ना तो लीनियर है ना पैराबोलिक है ना अपवर्ड स्लोप है ना डाउनवर्ड स्लोप है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये भी हुआ खत्म। एक्चुअली मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनमें और स्पीड कर्व में कोई भी डिफरेंस था नहीं। यहां पर डिफरेंस जो आता है वो बस एक कर्व में आता है और वो है लास्ट वाला कर्व, जब हम ये लेके जाते हैं। यहां पे जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव जो आपका वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं कह रहा हूं कि -v है तो ये दिखा रहा है कि बॉडी की डायरेक्शन मोशन के अगेंस्ट है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन के अगेंस्ट है, यानी कि ब्रेक्स पहले अप्लाई हो गए थे जब हमने टाइम को t=0 पे देखा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है। इसलिए ये कर्व जो है लॉजिक रखता है जब हम वेलोसिटी टाइम कर्व को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा कर्व्स का टॉपिक हुआ खत्म। एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स भी हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप खुद उनको स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली मैं उनको यहाँ पढ़ा देता तो बहुत लंबा टॉपिक ये खींच जाता, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ उनको, लेकिन इतना टफ नहीं है। फिर भी अगर आपको उसमें टॉपिक में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना या आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं आपका अपना इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो कर्व्स का टॉपिक यहाँ पे हुआ खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां पे क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे एक्सेलरेशन की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।